क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए क्या? हाँ, आइसोटोपिक मास के बारे में अभी बताऊंगा। वन हो गया, टू हो गया, तीन हो गया, चार में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, चार पूछना है, तीन डाउट है सर पर। ऑल क्वेश्चन हो गया तीन में। तीन बताता हूँ, चलो थर्ड थर्ड नंबर बता दूंगा। और थर्ड के बाद कौन सा चाहिए? आठ नंबर चाहिए, ठीक है। और तीन मिल जाएगा, आठ नंबर चाहिए। और चार नंबर चाहिए, तीन चार आठ 10। पहले का क्या आंसर होगा बताओ? पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट में कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? फर्स्ट में कोई दिक्कत आ रही है क्या? मिलीग्राम को ग्राम में नहीं बदला क्या? मिलीग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में नहीं बदला क्या? बदला है। आकाशदीप तो कह रहा है सही है, तो फिर सही होगा। आकाशदीप कह रहा है ठीक है, तो सही होगा फिर। करेक्ट है वो, करेक्शन नहीं है इसमें। नंबर ऑफ एटम्स पूछे भाई, ये जो आंसर, जो आदमी डी बोल रहा है ना, डी बोल रहा है ना, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहा होगा। उसने मोल बनाने के बाद पूछा नहीं किसका मोल बनाया। हाँ देखो, आकाशदीप ने लिख के यही भेज दिया, सर उसने ये नहीं पूछा कि किसका मोल बनाया। क्या बात है यार, ऐसे स्टूडेंट मजा आ जाता है ना। ठीक है, इंटू थ्री नहीं किया है, इसलिए उसका आंसर डी नहीं आया है ना। बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना तो आप तो टीचर बन जाओगे, है ना। अगर आप मुझे ऐसे फॉलो किए ना तो आप तो टीचर बन जाओगे। हाँ, यस, ये डीएस सर स्पेशल है बिल्कुल, है ना। मैंने आपसे कहा था कि मोल बनाते समय तुमसे बस एक ही मिस्टेक होगी, और वो मिस्टेक क्या होगी कि आप मोल बनाने के बाद पूछोगे नहीं कि आपने किसका मोल बनाया, है ना। बताया था, चलो। हम्म। अब भाई तीन नंबर किसको बता बना दे? तीन नंबर किसका प्रॉब्लम है? तीन नंबर नहीं आया है ना। तीन नंबर बताऊं? तीन नंबर देख लो। डीपीपी डीपीपी टू का थ्री नंबर, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो आप लोग आ रहे हैं फिर कोटा? कोचिंग स्टार्ट होने वाली है। हम्म। कौन कौन आ रहा है कोटा? सब आ रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग तो कोटा में सर, वन में डी ही होगा। नहीं, डी नहीं होगा, वन में बी आंसर आएगा। वन में बी आंसर आएगा, डी नहीं आएगा। वन में बी आंसर आ रहा है ना, बी दिया होगा ना। देखो आंसर, आंसर की लिखी तो है यार, आंसर की देखो क्या लिखा, वन का बी क्या आंसर दिया है। नीचे नहीं देखते हो क्या? बी आंसर की लिखी हुई है नीचे, वन का बी होगा। और बी ही होगा, गलत नहीं है ये। आप मोल बनाने के बाद पूछ नहीं रहे हो। हाँ, बोर्ड एग्जाम खत्म करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम खत्म करो, उसके बाद आ जाना। डन डना डन, चलो चालू करो। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर थ्री में फटाफट चालू करो। हम्म। क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया था अपने को 488 ग्राम BaCl2 दिया हुआ है, डॉट 2H2O दिया हुआ है ना। ठीक है ना। और इसका इसका मॉलिक्यूलर, पहले मोल निकालेंगे। हाँ, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 488 ही आता है, 244 आता है। हाँ, 244 आएगा, टू बिल्कुल सही है। तो पहले मोल निकाल लो। मोल निकालने के लिए क्या करोगे? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना था? 488 डिवाइड बाई 244। इतना आसान था, दो मोल आ जाएगा। मोल बनाने के बाद पूछो किसका मोल आएगा।
यस, मैंने ग्रुप में मैं कुछ करता हूँ, व्हाट्सएप में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है ना। मैं व्हाट्सएप वैसे तो मैं तो देखता ही नहीं हूँ, है ना, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करूँ, तो मैं तो नहीं करता हूँ चेक, है ना। लेकिन हाँ ये है कि मैं उसको वो कर दो, इसीलिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैंने उसमें, है ना, उसमें मैंने जो है ना मैसेजिंग अलाउ ही नहीं कर रखी है ना। बस मैं अपने मैसेज जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होती है मैं दे देता हूँ। 2 मोल क्या होगा, 2 मोल BaCl2 बनेगा, है ना। ओके, 2 मोल भी, अब इसमें वाटर पार्टिकल क्या होगा, इसमें क्या होगा बोलो। हाँ हाँ, एक में दो हैं तो दो में कितने, चार, 4 मोल, सीधा H2O का मोल कितना आ जाएगा, है ना। सबको पता है, पहले एक में देखोगे, एक में दो हैं तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल में 4 मोल हो जाएंगे। इस तरह सिंपली 4 मोल आंसर आ जाएगा, 4 मोल आंसर है, बी आंसर आएगा थर्ड का। इतना आसान तो था। मास पूछेगा तो क्या करना, मास पूछेगा तो 18 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 4 नंबर क्वेश्चन किसी ने पूछा था। तो 4 नंबर में क्या था, बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3। तो BaCO3 के मोल्स जो कह रहा है उसके आप x मोल मान लो। अब इस x मोल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने बनेंगे तुम्हारे हिसाब से, कितने बनेंगे, एक में 3, एक मोल में 3 मोल, x मोल में 3x मोल। तुम्हारे हिसाब से 3x मोल क्या बनेंगे, O एटम बनेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि O एटम का मोल कितना है, 1.5 है। तो x की वैल्यू तुमको 0.5 मोल मिल गई है, ये आपका आंसर हो गया। x किसके मोल थे, BaCO3 के। मिल गया आपका आंसर, 0.5 आंसर, फोर्थ का ये आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हैं, है ना। ठीक है, बस मैंने जस्ट क्या है कि आप सीखो, मतलब थोड़ा आपको वैसे ही जैसे आप स्टूडेंट हो 10 से प्रमोट करके आप 11th में जा रहे हो, तो वैसे धीमे धीमे आपका वो जो है ना अबंडेंस, जो है ना नॉलेज प्रोसेस जो है ना वो बने, है ना। उसके बाद आप अपने आप तैयार हो जाओगे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, है ना। क्वेश्चन 1 प्लीज बाकी हो गया। अरे यार क्वेश्चन 1 जो है ना, तुम लोगों ने यार करो क्या कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 के पीछे पड़ गए कुछ लोग। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 4.4 मिलीग्राम क्या दे रखा है, CO2 दे रखा है। पहले मिलीग्राम से क्या बनाओगे, ग्राम बनाओगे। क्यों बनाओगे ग्राम, कोई बताएगा मुझे मेरी क्लास में, कोई बताएगा मेरी क्लास में। हाँ, यस, मोल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ग्राम। क्या बात है, मोल का सीधा संबंध किसके साथ है, ग्राम के साथ है, ये बात है। कुछ लोगों को तो चमकेगा ही नहीं है, तुम किसी को बताओगे ना तो कहेगा ये क्या बोल रहा है यार, मोल का सीधा संबंध ग्राम के साथ है। लेकिन अपने को पता है कि अपन ने क्या बताया है, ठीक है। तो मोल का संबंध किसके साथ है, ग्राम के साथ है। तो मोल बना लीजिए, और मोल बनाने के लिए ग्राम में जाओगे, डिवाइड बाई क्या करोगे, 44 इंटू 10⁻³ यू विल गेट 10⁻⁴ मोल किसका, CO2 का। मोल बनाने के बाद जरूर पूछो किसके मोल बनाए, CO2 के मोल बनाए। अब जब आप 10⁻⁴ में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर किसका मिलेगा, CO2 का। CO2 एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एटम्स। समझा। बहुत सारे लोग इतनी देर से कह रहे हैं सर डी आएगा, डी आएगा, डी नहीं आएगा बेटा। एटम्स कितने, O2 में कितने एटम्स, CO2 में कितने एटम्स हैं तुम्हारे पास। जो ये जो नंबर आया है ना, Na × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई होके, तो ये किसका नंबर है, ये CO2 मॉलिक्यूल्स का नंबर है। एंड ईच CO2 मॉलिक्यूल हैव 3 एटम्स। तो जितने CO2 होंगे उसका 3 गुना हो जाएगा। हाँ, तो अब आपको एटम्स निकालने हैं ना, तो एटम्स को क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा, तब आपको एटम्स मिलेंगे। अब जिनका डाउट था है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा। अब जिनको, है ना, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ जिनको डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया, जस्ट टाइप यस सर। वही लोग टाइप करना जिनका डाउट था केवल, बस। और उन लोग टाइप मत करना जिनका डाउट था इसमें। सही हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 4 भी बता दिया, ठीक है, डन हो गया। हाँ, क्रिस्टल क्लियर है, चलो। अब कौन सा 10 नंबर बताना है क्या, 10 नंबर बताना है, 10 नंबर भी पूछ लो भाई। 10 नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में
ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फेट एंड प्रेजेंट इन 1 ग्राम। अरे 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, चैट में लिख के बताओ। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 1 मोल होता है। मास नहीं दिया है यहाँ पे, मास नहीं दिया है, 1 मोल। तो एक में देख लो कितने सल्फेट आयन है, एक में सल्फेट आयन कितने दिखाई दे रहा है इस पूरे कंपाउंड में, एक में कितने दिख रहे हैं सल्फेट आयन, एक में सल्फेट आयन कितने, 4 दिख रहे हैं। तो एक मोल में कितने होंगे, एक मोल में कितने होंगे, 4 मोल होंगे। बस आंसर हो गया, डी आंसर आएगा। सिंपल सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है। इट इज, मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं पहले दूसरे डीपीपी में पूरा जौहर दिखाऊं, है ना। मेरा ये था कि भाई आप जो चीजें मैंने बताई हैं उनको क्या करो, ये कर लो, है ना। 9 क्या आ रहा है नारायण दीप, ये क्या कर रहे हो, 9 थोड़ी ना आंसर आएगा, 4 आएगा बेटा। सल्फेट आयन तो कितने हैं आपके पास, सल्फेट आयन 4 ही तो है। SO4 होल थ्राइस है, ये यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो आज एक डीपीपी और भेजूंगा, देखता हूँ फिर एक डीपीपी तो और भेजूंगा आज, है ना। आज एक डीपीपी और देगा, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे दे दूंगा, आज ही दे दूंगा, आज या कल मिल जाएगी, है ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, टाइम खराब मत करो, है ना। एक बार पढ़ा बस बहुत है ना। ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं, यही पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। हर चीज की रिकॉर्डिंग का कितनी बार बार देखोगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, 2 बार में। हाँ जी, ठीक है, एक सुविधा है आपके पास, कोई बात नहीं, है ना, वो समस्या नहीं है, मिल जाएगी आपको, है ना। ओके, चलो आगे बढ़े। तो आज कुछ पढ़ाते हैं आपको नया, है ना। तो क्या पढ़ाया जाए आपको, आज एक क्वेश्चन फिर और कराया जाए आपसे। तो आपको मैंने पिछले क्लास में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट बताया था, और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट में को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन है, लिखो आप लोग, लिख ही देता हूँ छोटा यार, एक मिनट फोटो खींच दूं, देख ला फोटो खींचने से हो जाएगा क्या, 1 मिनट रुको। सर क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फॉर ईच एटम इन मॉलिक्यूलर में। हाँ, इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे। ये कौन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कौन पूछ रहा है, 360 AMU ऑफ ग्लूकोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 360 AMU दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 किसने पूछा है, प्रज्ञा। ये AMU में दे रखा है, AMU हमने किस लिए बनाई थी, AMU यूनिट हमने किस लिए बनाई थी प्रज्ञा, AMU हमने किस लिए बनाया था। हाँ, AMU हमने किस लिए बनाया था, AMU हमने किस लिए बनाया था, प्रज्ञा का छोड़ के सबका आंसर आ रहा है। हाँ, 1 मॉलिक्यूल के लिए ना। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए करोगे ना तो क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल आप ग्लू, है ना, AMU का मास, AMU में जब देते हो ना, तो या तो 1 एटम का हो रहा होता है या 1 मॉलिक्यूल का हो रहा होता है, एक आध दो का हो रहा होता है। यहाँ पे अगर आप ग्लूकोज के एक पार्टिकल का मास निकालोगे तो 180 AMU आएगा, तो 360 में 2 मॉलिक्यूल आएंगे, केवल 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ए क्यों नहीं, अरे ए कैसे होगा, ए कब होता है, जब आपको ग्राम में मास दिया जाएगा, जब आपको 360 ग्राम दिया जाता ना, 360 ग्राम मास दिया जाता, समझो इस बात को, है ना। ये भी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, इस बात पे भी बड़ा कंफ्यूजन है ना, इस बात का भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि ये समझते नहीं है। मैंने इतने अच्छे से बताया था कि जो ये होता है, मतलब AMU हमने बनाया ही क्यों था, AMU जब हमने बनाया है
360 AMU ग्लूकोज और 360 ग्राम ग्लूकोज, इन दोनों में डिफरेंस है। ये वही डिफरेंस है जो आप 32 AMU O2 के लिए बोलते हैं और 32 AMU 32 ग्राम O2 में बोलते हैं। जो डिफरेंस आपको यहां नजर आता है, 32 AMU का मतलब है 1 O2 पार्टिकल, 32 AMU ग्राम का मतलब है 1 मोल O2 पार्टिकल। बी केयरफुल विद द AMU एंड ग्राम। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से ग्राम में चाहिए 10 की पावर माइनस, तो समझे। अब ग्लूकोज के एक पार्टिकल का मास कितना होता है, 1 पार्टिकल का। अगर इसका 1 पार्टिकल लोगे ना तो इसका मास कितना आता है, 180 AMU आता है। तो 360 AMU में क्या होगा बेटा, 360 AMU 2 मॉलिक्यूल ही तो होंगे। 2 मोल कैसे हो जाएंगे, मोल के लिए क्या होगा, है ना, मोल के लिए तो क्या होगा बोलो, मोल के लिए तो आपको किस में मास चाहिए होगा, ग्राम में चाहिए होगा। आर्यन भाटिया, 1 AMU इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, ये नहीं होता है। हाँ 180 AMU पर मॉलिक्यूल है, तो 380 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। आर्यन भाटिया आपने गलत किया हुआ है जो भी लिखा है ना, मुझे ये समझ में नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करो सब लोग। ओके, तो आपको लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आप देख लीजिए कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये दो कितने रेशियो में है, 3 2 4 है ना। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में इसको हटा देता हूँ, क्या दिक्कत है, तो वैसे भी हो ही गया था ना। इसमें एक सबसे इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन जो है ना वो यही है कि आप कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनका रेशियो आपको 3:2:4 दिया हुआ है। आपको लिस्ट, है ना, पेज बड़ा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है स्क्रीन में, है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर जो है ना वो इस रेशियो में होगा। और अपने को पता है लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पे आपको काम करना है, तो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पे काम करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जो हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर में हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला कितना है, कौन है बोलो, हाईएस्ट ग्राम एटॉमिक वाला कौन, सल्फर है ना। ये आपका हाईएस्ट एटॉमिक मास रखता है ना, ये आपका हाईएस्ट ग्राम एटॉमिक मास रखता है, या एटॉमिक मास रखता है, ठीक है, 32 ग्राम, है ना, कितना रखता है, 32 ग्राम। तो आप ये चाहोगे कि सल्फर
फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं रिपीट भी कर दूंगा, अगर किसी को रिपीट करानी हो तो सुनना, है ना, कि फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बनाने के लिए जो हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम रखना, क्योंकि अगर आप सल्फर एटम ज्यादा करते जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, ये सुनो, बढ़ता जाएगा। और आप ये चाहते नहीं हो, आप चाहते हो कि मॉलिक्यूलर मास लीस्ट रहे, आप ये चाहते हो कि मॉलिक्यूलर मास लीस्ट रहे, तो लीस्ट रखने के लिए जो सबसे हाईएस्ट वाला जो एटम है वो कैसा रहना चाहिए, बोलो, वो कम से कम रहना चाहिए। तो कम से कम एक तो रखोगे यार, या सुनो, कम से कम एक तो रखोगे ही ना, ठीक है, कम से कम एक तो रखोगे ही ना। तो आप एक काम कीजिए, इसको, इस पूरे को, ये जो है ना, ये है, इसको इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखना आपको फील आएगा इसका, आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैंने 8 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो 24 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये 32 होते ही यहाँ पे क्या फील आ जाएगी कि सल्फर एटम कितना है, बोलो कितना है, बोलो, ये 1 एटम का फील आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो, ये सुनो, जब सल्फर एटम 1 होगा उस समय ऑक्सीजन एटम भी कितना होगा, बोलो, उस समय ये भी 1 एटम होगा, ये सुनो, और कार्बन एटम कितना होगा, बोलो, ये 2 एटम हो जाएगा, ये सुनो। तो अगर आप, ये सिचुएशन तो होनी चाहिए ना, इसके अलावा आप इन तीनों एटम की ये सिचुएशन तो होगी, गारंटी है या नहीं है, बोलो, क्या इन 3 एटम की ये सिचुएशन तो होगी, गारंटी है। तो आपको क्या करना है, 24, 16 और 32 ऐड कर देना, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 72 आंसर आएगा। और कुछ तो आपको एच एटम भी जोड़ने पड़ेंगे, अभी तो आपने एच एटम कहाँ जोड़ा है, एच एटम का मास भी तो जोड़ोगे। तो ये इसका आपका आंसर क्या आएगा, बोलो, 72 से ज्यादा आएगा, ग्रेटर आना चाहिए आपका आंसर। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, लीस्ट करना था ना, लीस्ट करना था, तो लीस्ट में कौन सा टिक करोगे, हाँ, 78 टिक कर देना, 78 टिक कर देना। इसके आगे भाई ये तो कर नहीं सकते। अब इस अब आपका, आपको पता है कि 72 से बड़े आपके पास 3 ऑप्शन थे, 72 से बड़े आपके पास 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में आप सबसे छोटा ऑप्शन टिक कर दो। 72 से ज्यादा में आपको 3 ऑप्शन थे, तो उनसे टिक कर दो, ऐसे आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूले से एक बार बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं ना। नहीं, कंपाउंड के नेम एम का चक्कर नहीं पड़ना है अपने को, वो नहीं करना है ना। ये जब मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रियलिटी से दूर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसका कोई रियल, है ना, ठीक है ना, ये आएगा। आर्यन जी, क्या समझ में नहीं आया, पूछिए, क्या समझ में नहीं आया, बताइए, हैंड रेज करो, क्या बात समझ में नहीं आई पहले बताओ, इसमें क्या बात समझ में नहीं आई है, बताइए तो, है ना। हाँ आर्यन, क्या बात समझ में नहीं आई, बोलो। सर ये जो हाइड्रोजन है सर वो 7.7% है ना सर। हाँ तो सर मतलब उसका वो फिक्स हो जाएगा ना ऐसे, मतलब ये तीनों कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर लगभग 92.3% हो जाएंगे। हाँ तो सर वो मतलब इसका जो एटॉमिक मास है वो फिक्स हो जाएगा ना। हाँ तो जरूर बना कि 70, अगर हाँ मतलब जो फिक्स हो जाएगा, ऐसा आपने बोला ना कि तीनों तीनों हो सकते हैं ऐसे, अभी आपने बोला ना, हाँ लेकिन एक ही होगा ना उसका एटॉमिक मास इसका। हाँ एटॉमिक, तो मैं आंसर चूज करने की बात कर रहा था कि आपको वो 3 मास बड़े दिख रहे हैं, लेकिन आपको लीस्ट वाला चुनना, तो आप 78 टिक करो। लेकिन सर इसको, और सर ये पूछ रहा था कि हाइड्रोजन से आप हाइड्रोजन वाले अप्रोच से नहीं कर सकते ऐसे, जो कर सकते फॉर्मूले। हैं बिल्कुल, उस वाले अप्रोच से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी करा देते हैं, उससे भी करेंगे, क्यों परेशान हो ना। ये तो पहला मेथड हो गया, फटाफट, है ना, है ना। ओके नाउ, अगर हम अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, और वो है
कि सेकेंड मेथड जो है ना, आप इसका यूज कर लो। सेकेंड मेथड कैसे करोगे? सेकेंड मेथड में बोलो कि लेट द मास ऑफ कंपाउंड जो है ना वो कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम मान लेते हैं, या सुनो। ये सुनो, ठीक है। तो उसमें, हाँ, तो उसमें जो एच एटम होगा, एच एटम का मास कितना आ जाएगा बोलो? एच एटम का मास कितना आ जाएगा? 7.7 ग्राम। ये सुनो, तो एच एटम के जो मोल आएंगे वो भी कितने हो जाएंगे? वो 7.7 मोल हो जाएंगे। पसंद में आ रही है? ठीक है। अब क्या होगा? अब आपको पता है कि कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर का जो रेशियो है वो 3:2:4 है। ठीक है। हाँ, अब इनमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर मिला के कितना हो जाएगा? 100 माइनस 7.7। ये सुनो, ठीक है। तो 100 माइनस 7.7 का कितना बचा? ये 92.3 बचा। तीनों का मास मिला के क्या बचा? 92.3। तो अब आप मुझे अलग अलग कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास और सल्फर का मास निकाल के दे सकते हैं। 3 2 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा। कार्बन का मास कैसे निकलेगा? हाँ, 3 2 5, 3/9 इंटू 92.3 ग्राम। ये निकलेगा 2/9 इंटू 92.3 ग्राम। ये निकलेगा 4/9 इंटू 92.3 ग्राम। ये सुनो, निकलेगा। तो इसके लिए आप अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 × 9 डिवाइड बाई 92.3। अरे यार, क्या कर दिया सत्तर की। 3 × 92.3 डिवाइड बाई 9, ये तो आ रहा है 30.7 ग्राम। ओके, वाई 9 इज टेकन एज डिनोमिनेटर। तुमको यार रेशियो नहीं समझ में आता है। 9 क्या? 3 + 2 + 4। तुमको अगर रेशियो दिया होगा तो तुमको ये नहीं निकालना आता है क्या? कौन पूछ रहा था? 9 इज टेकन एज ए, कौन पूछा? 9 वेदांत परमार। तुमको रेशियो पता हो तो नहीं पता होता है क्या? ये नहीं निकाल पाओगे, है ना? ठीक है। कार्बन का इतना आया, ऑक्सीजन का भाई कितना आ रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ यार। मैं तो बताता ही नहीं, तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। वैसे मैं बताता नहीं हूँ, वैसे इस मेथड से मैं सॉल्व ही नहीं करता हूँ। तो वैसे ही 20.05 ग्राम। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? 4 × 92.3 डिवाइड बाई 9, 41.1। ठीक है, 41.02 ग्राम। जब ये आ जाए, ये जब आ जाए तो इनके मोल बना लेना। ठीक है, फिर इनके मोल बना लेना। ठीक है, तो मोल बनाओगे तो क्या आएगा? मोल बनाओगे तो 30.7 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 30.7 डिवाइडेड बाई 12, तो क्या आ जाएगा? 2.55 मोल आ जाएंगे इसके। ओके, ऑक्सीजन कितना आएगा? 20.5 डिवाइड बाई 16, तो 20.5 डिवाइड बाई 16, इसके मोल आ जाएंगे 1.2 मोल। ओके, और 41.02, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 32, तो ये कितना आ जाएगा? 41.2 डिवाइड बाई
3202 कितना आ रहा है ये 1.28 मोल आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लो H एटम के 7.7 मोल, ओके, और कार्बन एटम कितना 2.55 मोल, और H एटम के उसके बाद क्या है O एटम, O एटम का मोल कितना आ रहा है 1.2 मोल, सल्फर एटम कितना आ रहा है 1.28 मोल। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको चलना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि लीस्ट मॉलिक्यूलर मास के लिए, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास के लिए आप क्या करो, सल्फर का एक एटम रख लेते हैं, सल्फर का एक ही मोल रख लेते हैं। तो इसका एक मोल बनाने के लिए, सल्फर का एक मोल बनाने के लिए समझिएगा हम क्या करेंगे 1.28 को 1.28 से ही डिवाइड कर देंगे, तो मेरा इसका एक मोल आ जाएगा, मतलब सल्फर का एक एटम रहेगा। अगर पार्टिकल में सल्फर का एक मोल है तो इसका मतलब एक एटम रहा होगा, बिकॉज वन एटम बिकम वन मोल, मैं सिखा चुका हूं आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1.2 को 1.28 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे 2.55 को क्या कर लेना, हाँ 1.28 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे 7.7 को भी 1.28 से डिवाइड कर देना, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1 आ जाएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेट 1 आ जाएगा, है ना। ये लगभग लगभग आपको 2 दिख रहा होगा, और ये भी लगभग लगभग आपको 6 दिखाई दे रहा होगा। 7.7 में अगर आप किसको डिवाइड करेंगे 1.28 को डिवाइड करेंगे तो 6.01 आ रहा है, इस तरीके से। तो सुनना, सल्फर एटम के वन सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में, वन सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में, वन सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में, मैं बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में, क्यों उसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, वी आर डीलिंग विद द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, दैट्स व्हाई हम वन सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। वन सल्फर एटम के रिस्पेक्ट में ये आएगा 1, ये 1 आएगा, ये 1, ये आएगा 6 आएगा, तो ये 1 मोल कितना कंट्रीब्यूट करेगा 32 ग्राम, ये 16 ग्राम, ये 24 ग्राम, और ये 6 ग्राम, आप ऐड करके देख लो कितना आ रहा है 78 ग्राम। आंसर प्रूव्ड। जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर, जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर, अगर आपको आ गया समझ में, है ना। ठीक है, सो इट्स अ डिटेल सॉल्यूशन, इट्स अ डिटेल सॉल्यूशन आपको, है ना। मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें, है ना। तो करिए, आ जाएगा आपसे, है ना, बलबॉन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको आज फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन और आपको कराया जाए। हाइड्रोजन के एक एटम के रिस्पेक्ट में करते तो क्या हो जाता, बढ़ जाता, इधर की तरफ आप 7.7 से डिवाइड कर देना, तब बैठेगा नहीं आर्यन, छोटे एटम से मत करना, क्योंकि बाकी सारे एटम फ्रैक्शन में आ जाएंगे, आप फ्रैक्शन में एटम नहीं लेते हैं पार्टिकल के अंदर, 1/2 ऐसे नहीं आएगा, है ना। तो अपन ने बड़े एटम का लिया 1 मोल, तो बाकी एटम किस में आ गए, है ना। एक अरे होल नंबर तो आना चाहिए ना, आधा एटम का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होता है मॉलिक्यूल में, आधे एटम का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होता, 3/2 एटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, होल नंबर में एटम्स होते हैं, इसलिए अपन को सबसे बड़े के रिस्पेक्ट में ही चलना चाहिए। आर्यन यादव जी समझे कि नहीं, जस्ट टाइप यस सर, अगर समझ में आ गया तो बोलो। आ गया, ठीक है, गुड। चलो अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, है ना, एक मिनट।
एम्पिरिकल फॉर्मूला कब होगा, इसके बाद बताऊंगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला भी मेथड है ना, पहले परसेंटेज तो सीख जाओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो 5 मिनट में पढ़ा दूंगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो 5 मिनट का काम है, पहले तो आप परसेंटेज सीखो। क्वेश्चन की फोटो देखो, कौन से पिछले पीओएसी भी होएगा, इसके बाद होएगा, सब होगा, आप चिंता मत करो। आप तो बस पढ़ते जाओ है ना, जो पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते जाइए, अपने अपने टाइम पे सब आ जाएगा ना, ठीक है। हाँ जी, तो पिछला वाला क्वेश्चन देखना है किसी को क्या? पिछला वाला किसको देखना, देख लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में आपको। हो गया आकाश बाबू? आकाश बाबू हो गया 5 नंबर क्वेश्चन? हाँ हो गया। चलिए अब आगे करते हैं, बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और बढ़िया सा शानदार क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। दिख रहा है आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन विजिबल है प्रॉपर? ये लीजिए, और थोड़ा मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा और मैंने लार्ज कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा पार्सली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% ऑफ वाटर, द ओरिजिनल सैंपल कंटेन्स 112% वाटर। किसको विजिबल नहीं है यार? इतना प्रॉपर तो दिखाई दे रहा है। द ओरिजिनल सैंपल कंटेन्स 12% of water, 45% silica. The percentage of silica partial diet sample is, करो। हाँ डिस्कस करूं, अटेम्प्ट हो गया सब लोगों का? हम्म अभी क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि अ पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल, जो कि पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% ऑफ वाटर, द ओरिजिनल क्ले सैंपल कंटेन्स 12% ऑफ वाटर एंड 45% सिल्का। द परसेंटेज ऑफ सिल्का इन द पार्शली ड्राइड क्ले, है ना, इस तरीके से रहेगा। हाँ तो हमें कैसे स्टार्ट करना है? परसेंटेज का क्वेश्चन, हमें कैसे चलना चाहिए परसेंटेज क्वेश्चन में? क्या करते हैं हम लोग, क्या करें हम लोग? टेक 100 एज अ रेफरेंस। अब 100 को लेना पड़ेगा। 100 कौन सा ले लूं, पार्शली ड्राइड या ओरिजिनल? पार्शली ड्राइड या ओरिजिनल? ओरिजिनल ले लेते हैं, ओरिजिनल की ज्यादा इंफॉर्मेशन है अपने पास। ओरिजिनल की इंफॉर्मेशन अपने पास ज्यादा है कि 12% वाटर है, 45% सिलिका है। तो अगर हमने मास ले लिया है ना, तो ये इसका आंसर बनाते हैं क्वेश्चन का, और कहते हैं कि टेक मास ऑफ ओरिजिनल क्ले कितना होगा, 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्ले में क्या क्या चीजें हैं जो ओरिजिनल था, ठीक है। ओरिजिनल क्ले की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें उसमें वाटर है, उसमें सिलिका है, और बाकी बचा हुआ क्या हो सकता है, बाकी कोई इम्प्योरिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि वाटर कितना है इसमें, वाटर का परसेंटेज कितना, 12%। 12% मतलब 12 ग्राम, बिकॉज यू हैव टेकन इट 100 ग्राम, ये आपने 100 लिया हुआ है। फिर ये क्या होगा, ये होगा 45 ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके तो 12 प्लस 45 दैट बिकम 57 माइनस 100, तो 43 ग्राम कुछ और होगा, ठीक है, इम्प्योरिटी होगी। अब जब इसे आप ड्राई करोगे, पार्शियली ड्राई करोगे ना, तो ड्राई करने पे क्या चीज कम ज्यादा हो सकती है? पार्शियली ड्राई का मतलब क्या हुआ? पानी कम ज्यादा हो सकता है ना।
तो सिलिका तो नहीं उड़ेगा, सिलिका भी नहीं उड़ेगा और इम्प्योरिटी वगैरह भी नहीं उड़ेगी, वैसी की वैसी रहने वाली है ना। तो जब हम पार्शियली ड्राइड क्ले की बात करते हैं, पार्शियली ड्राइड की बात करते हैं, तो उसमें ये तो गारंटी है कि ये यही रहेगा 45 ग्राम और ये 43 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका x ग्राम होगा। पानी कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा वो आपको पता नहीं है, हाँ, बट आपको पता है कि पानी का परसेंटेज पता है आपको, 8% बचेगा, 8% बचेगा, ये आपको पता है, 8 ग्राम नहीं होगा। पार्सली ड्राइड क्ले के केस में 8% को 8 ग्राम नहीं लिखा जा सकता है राहुल। बाद में 8% को 8 ग्राम क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि वो अब जो है ना, वो है ना, वो 100 थोड़ी ना है। पार्शली ड्राइड क्ले का मास जो है ना, ठीक है, ये 100 नहीं है, इसको ये दिस इज नॉट इक्वल टू 100 ग्राम। ये 100 ग्राम नहीं है, ड्राई हो चुका है, पानी कुछ कम हुआ है। हाँ, तो जितना मास वही रहा होगा आकाशदीप, जितना मास रहा होगा वो 8% हो जाएगा, लेकिन वो है नहीं, लेस देन 100 ग्राम है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इस डेटा में, ये जो डेटा लिखा हुआ है अपने पास, इस डेटा के थ्रू मैं अगर परसेंटेज ऑफ H2O लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? पानी कम हुआ है तो इम्प्योरिटी कैसे कम हो जाएगी वीर जी? जो चीज कम हुई है वही कम होगी। जो चीज कम, पानी कम हुआ तो पानी ही कम होगा, इम्प्योरिटी क्यों कम हो जाएगी? एक ही चीज तो कम होगी, जिसको कम करोगे वही कम होगा। तो परसेंटेज ऑफ H2O क्या लिखा जाएगा? बोलो, ये लिखा जाएगा मास ऑफ H2O अपॉन टोटल मास इनटू 100। सो मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा? x ग्राम, ये होगा x प्लस 45 प्लस 43 इंटू 100। ये आपने बनाया, ठीक है, ये आपने बनाया, दिस शुड बी इक्वल टू 8%। यहां से आप x कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? x अपॉन x प्लस 43 88 हो जाएगा इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 100x, और इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 88 इंटू 8। ये होगा, इधर भेज दो, इसको यहाँ माइनस कर दो तो 92x हो जाएगा। ये हो जाएगा 88 इंटू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 88 इंटू 8 डिवाइड बाई 92। तो क्या बन बैठ रहा है हमारा आंसर? देखो भाई, 88 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 92, ये आ रहा है हमारा 7.652 ग्राम। ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलो भाई क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द पार्शली ड्राइड सैंपल। परसेंटेज ऑफ सिलिका पूछा गया है पार्शली ड्राइड सैंपल में, तो परसेंटेज ऑफ सिलिका कैसे आएगा? सिलिका कितना है? 45 ग्राम है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? परसेंटेज ऑफ SiO2 क्या हो जाएगा बोलो? 45 ग्राम तो ऊपर रखना सिलिका का मास, डिवाइड बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना कितना हो जाएगा? x प्लस 88 इंटू 100। x की वैल्यू आपको पता है, सो 45 ग्राम डिवाइड बाई 7.6 ग्राम ही ले लेते हैं, इसको 65 कर लेते हैं, चलो, प्लस 88 इंटू 100 कर लो, ठीक है। हाँ, 95.65 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 45 में डिवाइड कर देंगे किसको? 7.65 प्लस 88, तो ये भाई वैल्यू कितनी आ रही है? ये वाली वैल्यू आ रही है 47%, 47.02% का आंसर है।
So your option is answer is D. तो मैंने पिछले क्लास से लेके अब तक कुछ परसेंटेज के कुछ अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, मतलब सिंपल नहीं कराए हैं, मतलब कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको लिए, अलग अलग तरीके से सोचने पे मजबूर किया आपको, है ना। उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो कुछ एक तरीका दिमाग में जो है ना डेवलप हुआ होगा कि एक्चुअली कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है, तो थोड़ा उस तरीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ पिछले क्लास से। हम लोग अभी तक मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वो सारी चीजें बात जो है ना सारा कुछ करते आए हैं ना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें और हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हम आपको क्या करते थे। जैसे मैंने आपको याद होगा एक क्वेश्चन कराया था मैंने Fe2SO4 होल थ्राइस का, जहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, कहा था कि फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, क्या Fe2SO4 होल थ्राइस मतलब फेरिक सल्फेट का एक फार्मूला दिया था, और उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट थे उनका हमने परसेंटेज आपको कैलकुलेट करवाया था। क्या उल्टा हो सकता है क्या उल्टा हो सकता है कि अगर मैं किसी कंपाउंड के जो एलिमेंट है उनका परसेंटेज बताऊं तो आप उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या बोलो भाई? मॉलिक्यूल पता था तो एलिमेंट के परसेंटेज निकाल दिया आपने। अगर एलिमेंट के परसेंटेज पता है तो मॉलिक्यूल निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। इसी काम को करना परसेंटेज से, समझे? ठीक है ना। इसी काम को जब हम करते हैं, मतलब जब हम परसेंटेज से हम कहाँ पहुंचते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे जब पहुंचना होता है हमें, इसी काम को हम लोग, इसी आर्टिकल को क्या बोलते हैं? इसी आर्टिकल को बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूले एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले। ये वही सेक्शन है जहाँ पे हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूले एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले। सवाल उठता है कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला? सो इंपेरिकल फार्मूला जो होता है ये क्या बताता है? ये बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बताता है। दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात, ये आपको एक्चुअल या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बताता है। एक मॉलिक्यूल में कितना बताता है ना, ठीक है। एग्जैक्ट रेशियो नहीं, रेशियो मत लिखना उसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रेशियो मत लिखना, और इंपेरिकल फॉर्मूले में रेशियो लिखना। इंपेरिकल फॉर्मूले में रेशियो शब्द आएगा, रेशियो वर्ड आएगा, है ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रेशियो नहीं आएगा। अब होता क्या है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो n टाइम्स होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप होती है, n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला होता है। जहाँ n की वैल्यू एक नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इस तरीके से होता है, ठीक है। n को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होगा, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका जो मास निकल के आएगा वो डिवाइड बाई क्या करेंगे, करेंगे इंपेरिकल फार्मूला मास। इससे आप n की वैल्यू निकालते हैं। जो भी n की वैल्यू आती है वो n की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन नंबर 2 से जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है। दिस हम बेसिक आइडिया ये दिया जाता है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं यही लेता हूँ, जैसे C2H2 को लेते हैं और C6H6 को लेते हैं। C2H2 क्या होता है? C2H2 को हम लोग क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं ना, इथाइन, या एसेटिलीन भी नाम है इसका एसेटिलीन नाम है। ये इज अ फेमस कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन। दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड है, एकदम अलग अलग प्रॉपर्टी होती है।
लेकिन दोनों का अगर आप इंपेरिकल, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो CH आएगा, इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो CH ही आएगा। दोनों में कार्बन और H एटम के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 ही है। कार्बन और H एटम का रेशियो जो है ना 1:1 है, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अगर देखा जाए बेंजीन में तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। एसिटिलीन में 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, ऐसे रहेगा। तो जैसे आपको कभी ये दे दिया जाए, कभी मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, कभी आपको कहा जाए कि इंपेरिकल फार्मूला CH है और आपको क्या करना है, आपको एसिटिलीन तक पहुंचना है, बेंजीन तक पहुंचना है, तो बेंजीन के लिए N की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। तो बेंजीन का इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या आएगा? 6 कार्बन है तो 6 × 12 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है, 1 × 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला में कितना है? एक कार्बन है तो 12 और एक H एटम है तो ये, तो हो जाएगा 78/13, दैट बिकम 6, ये आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए करोगे N टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। N की वैल्यू आपने निकाली 6 और इंपेरिकल फार्मूला था आपका CH, तो फार्मूला बिकम C6H6। इस तरीके से आप काम करते हो, कर लोगे? बोलिए, हो जाएगा, है ना? तो ये तरीका है आपका काम करने का, इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले का। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, लिखिए। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound on analysis gave the following data। कार्बन जो है ना वो है 57.82%, हाइड्रोजन जो है ना वो है 3.6%, एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। ठीक है, इफ molecular mass of compound is 166, then find molecular formula of the compound। empirical and molecular दोनों लिख लो, then find empirical and molecular formula of the compound। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक आध बार, पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आप, पहला जो पार्ट है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, किसको क्या पता करोगे? इसमें आपको कार्बन दिया हुआ है, इसका आंसर बनाते हैं। कार्बन दिया है आपको 57.82%, आपको हाइड्रोजन दिया है कितना? 3.6%, और आपको ओ एटम निकालना पड़ेगा 100 से माइनस करके, कितना आएगा बताओ? हम्म, 39 नहीं 38 पॉइंट, हाँ 38.58, बिल्कुल यही आएगा। 100 में से माइनस कर लेना, 3.6 माइनस 57.82, इट इज 38.58% आ जाएगा। ये तीनों का सबसे पहला ये काम करोगे, ओके? फिर क्या करना, आप ऐसे कर लेना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट लिख देना, उनके सामने परसेंटेज लिख देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ लिखूंगा, आपको अगर समझ में आए तो आप बताइएगा। मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ,
यहाँ पे मैं जी लिख सकता हूँ क्या, जी फॉर ग्राम, ये लिख सकता हूँ क्या? ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आप परसेंटेज में काम कर रहे हैं, तो परसेंटेज में काम करें तो नेट समेशन क्या हो जाएगा, 100 होना चाहिए। तो ये एक्चुअली मास परसेंटेज है ना। तो अगर आप इनको ग्राम में लिख देंगे कोई समस्या नहीं आएगा, परसेंटेज का डेटा वही आएगा। ये सारे ये जो लिखे हुए हैं ना, ये मोल परसेंट नहीं है, दीज आर द मास परसेंट, ये मास परसेंट है। अगर ये मोल परसेंट होते तो मुझे यहाँ पे मोल लिखना होता। मेरी बड़ी बात समझ में आई? अगर ये मोल परसेंट होते तो ये मुझे मोल लिखना होता, वॉल्यूम परसेंट होता तो मुझे यहाँ वॉल्यूम लिख रहा होता, लेकिन ये मास परसेंट है इसलिए क्या लिखूंगा मैं, मास लिखूंगा। ओके, है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब क्या करो, अब इनके मोल बना लेना, है ना। अब इनके मोल बना लो, है ना, मोल बना लो। यहाँ पे मोल बना रहा हूँ मैं इनके, क्योंकि मास मिल गया है। तो मोल बनाने का तरीका क्या है, 57.82 डिवाइड बाई 12, ये मोल हो जाएंगे। 3.6 डिवाइड बाई 1, ये मोल हो जाएगा। 38.58, ये आपका मोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो 57.82 डिवाइड बाई 12, so that become 4.8 अप्रोक्सीमेटली, ये 3.6 आ जाएगा। और 38.58 डिवाइड बाई 16, ये 2.4 आ जाएगा। ठीक है, मोल क्यों बना रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोल क्यों बना रहे हैं, है ना। मोल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे मैंने H2SO4 का एग्जाम्पल आपको दिया था प्रखर, हमें ये पता था जो H एटम है वो 2 है, सल्फर एटम 1 है और O एटम 4 है। लेकिन आपको ध्यान होगा यही वाला 2 जो था वो 2 मोल हो जाएगा, यही वाला 1 मोल हो गया, 4 वाला 4 मोल हो गया। जब हमें फॉर्मूला पता होता है, सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब हमें फॉर्मूला, है ना, आयुष कह रहा है कि आप कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो, हमें तो एग्जाम में खुद ही करना पड़ेगा। मुझे एग्जाम थोड़ी नहीं देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है भाई, है ना, मुझे एग्जाम नहीं देना है ना, मैं दे चुका हूँ मेरे को तो, है ना। तुम देख लो, तुम्हें जैसा भी करना हो, अपना तो काम हो गया, अपना काम समझाना है ना, मजदूरी करना थोड़ी ना है। मेरा काम समझाना है, पढ़ाना है ना, समझे, समझे आयुष बाबू। ठीक है, हमारा काम ज्ञान देना है। तुम देख लो, तुम अर्जुन बनोगे कि दुर्योधन, तुम जानो। ज्ञान गुरु एक ही थे उसके, समझ गए। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, है ना, अच्छे से। आपकी मन की स्थिति के हिसाब से आपको जो है ना ज्ञान मिलेगा। आपकी जैसी मन की, मैं तो सबके लिए समान पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी जैसी माइंड की पोजीशन होगी उसके हिसाब से आपको गेन होता चला जाएगा। और कुछ लोग तो जबरदस्त गेन कर रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे उनके जो आंसर जैसे करते हैं वो लोग, है ना। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था किसी ने, किसने पूछा था कि 4.8 मोल 3.6 है ना, ठीक है। तो 4.8 मोल 3.6 मोल और 2.4 मोल, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये रहेगा। तो मोल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अगर मॉलिक्यूल्स मुझे पता होता तो मुझे क्या होता है, एटम का नंबर पता होता है। ये नंबर पता होता है, ये एटम का क्या है, नंबर था। इसी नंबर से मैं क्या पता कर लेता हूं, मोल पता कर लेता हूं कि एक में कितने मोल होंगे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूल नहीं पता था, तो हम मोल से जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। हम पहले मोल पता कर रहे हैं, मोल पता करके हम नंबर ऑफ एटम पता करेंगे। फील आया, नहीं आया? आंसर मिला? किसने पूछा था? हाँ प्रखर, आपका आंसर मिला आपको कि हमने मोल क्यों बनाया, है ना। हम पहले मोल बनाएंगे, मोल से नंबर प्रेडिक्ट करेंगे। अगर हमें नंबर पहले पता है तो वहां से मोल पता चल जाता है। यही गेम चल रहा है। सो वी गॉट द मोल, है ना, हमें मोल मिल गए हैं। ठीक है, हम चाहे तो हमारा आंसर यही खत्म हो गया है, इसी जगह हमारा आंसर खत्म हो गया है।
आप चाहो तो देख लो, यहीं पे खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके पास मोल हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आपके पास मोल हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपके पास मोल हैं, कितने कितने मोल हैं? 4.8, 3.6, 2.4। इनका रेशियो निकालोगे, 1.2 से डिवाइड कर दो, 1.2 से डिवाइड कर देना, इससे डिवाइड कर देना 1.2 से, तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मोल का रेशियो क्या होगा, है ना? तो मोल का जो रेशियो होगा वही आपके एटम की संख्या का रेशियो होगा। ये किसका, ये रेशियो किसका रेशियो है? ये वाला रेशियो किसका रेशियो है? ये रेशियो किसका रेशियो है बोलो? मोल रेशियो है। क्या आप इस बात से सहमत हो कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो मोल का रेशियो होगा वही उसके नंबर ऑफ एटम्स रेशियो होगा, को डिपेंड करेगा? बोलो। तो बस आपका आ गया काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हो गया? C4H3O2 आपका एक फॉर्मूला बन के आया। अब इस फार्मूले का मास निकाल के देखो, है ना? मास निकाल के देखोगे तो क्या आएगा, है ना? ग्राम मॉलिक्यूलर मास को निकालो, जो भी निकाल के देखना है। तो 12 इंटू कितना आ जाएगा? 4, 3 इंटू 1 और 2 इंटू 16, तो ये 83 आएगा। अगर ये 166 आ जाता, अगर ये 166 आ जाता तो यही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। क्योंकि ये 166 नहीं आया है, इसलिए ये एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर ये 166 आ जाता तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 166 दिया हुआ है। अगर वैल्यू 166 आ जाती तो फिर यही क्या होता? तो फिर यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता। लेकिन 166 नहीं आई है, 83 आई है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपका हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब आपको पहुंचना है मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। तो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशनशिप ये होती है, तो आपको एन का वैल्यू जानना पड़ेगा। एन का वैल्यू जानने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दे रखा है? 166, ये 83 दे रखा है, 2 आ जाएगा। तो बस आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। It become 2 times of C4H3O2, that becomes C8H6O4। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आकाश राज, बिल्कुल यही होगा, है ना? वहां पे H2SO4 क्यों लिखा? ये समझा रहा था किसी को, किसी ने पूछा था, वीर, ये किसने पूछा था? प्रखर ने पूछा था कि आप मोल क्यों बना रहे हो यहाँ पे? ये जो मोल बनाए थे ना मैंने, 4.8 और 3.6 और 2.4 जो मोल बनाए थे, उसका जवाब दे रहा था, उसका डाउट क्लियर कर रहा था कि जो मैंने पहले H2SO4 वाला एग्जाम्पल लिया था, पहले ले चुका हूँ मैं एक बार H2SO4 का एग्जाम्पल, कि एक में कितना दिखता है तो एक मोल में कितना दिखेगा, वो वाली बात यहाँ पे समझा रहा था। कि अब की बार मैं मोल से नंबर पे जाऊंगा, अभी तक आप नंबर से मोल पे जाते थे। वीर, मेरी बात समझ में आई? ठीक है। यस, मोल से ही नंबर ऑफ एटम्स आएगा। ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास का रेशियो होल नंबर ना आए। नहीं, होल नंबर आता है एक्चुअली, है ना? होल नंबर आएगा इसमें तो, है ना? ऐसा नहीं होता है, होल नंबर आएगा, है ना? नहीं, ये हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। सर आपने इस क्वेश्चन में परसेंटेज को मास कंसीडर किया है, और उसमें
नहीं, सिलिकॉन वाले क्वेश्चन में मैंने पहले किया था ना, मैंने पहले किया था वीर, शुरुआत में मैंने किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, शुरुआत में मैंने किया है पहली बार जब ओरिजिनली लिया था, क्योंकि ओरिजिनली मैंने 100 लिया था, बाद में मैंने नहीं लिया है, बाद में मैंने उसको परसेंटेज को मास नहीं माना, क्योंकि मेरे पास टोटल मास 100 नहीं था, है ना। इट्स ड्राई, इट्स पार्शली ड्राई, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। 1.2 क्यों डिवाइड करूं, कौन पूछ रहा है, राहुल पूछ रहा है कि सर इसमें 1.2 क्यों डिवाइड करो। 1.2 डिवाइड करने से आपको यहाँ पे इंटीजर होल नंबर मिल जाएंगे, 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, राहुल, है ना, कॉमन फैक्टर है। अच्छा नहीं, डिवाइड तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कॉमन फैक्टर एससीपी है, तो डिवाइड तो आप कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड तो आप कुछ भी करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन क्या होगा कि आप वो फैक्टर डिवाइड कीजिए जिससे आपको होल नंबर मिल जाएगा, जिससे आपकी मैथमेटिकल पार्ट आसान हो जाएगा आपका। डिवाइड तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, डन डन डन, बोलो, जस्ट टाइप BO, बल्ब ऑन, सुपर क्लियर, ठीक है, हो गया। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का है ना, ठीक है, मिल जाएगा, है ना आपको। तो यहाँ पे आज 8 o'clock हो चुका है, तो यहाँ पे क्लास बंद करते हैं। हाँ, मैं PDF शेयर कर दूंगा। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन का मकसद होता है आपके अंदर वो टॉपिक क्रिएट होना। मैं कितना आता हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए, आपके अंदर मोल क्रिएट होना चाहिए। आपको एक मैंने मेथड दे दिया कि मोल बना के पूछो किसका मोल बनेगा, जिंदगी भर मोल गलत नहीं होगा, गारंटी है, जिंदगी भर मोल गलत नहीं होगा, है ना, ठीक है, मोल का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है ना। और ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही मतलब परसेंटेज की बात मैंने कहा कि 100 मान के काम कर लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ कुछ टूल्स दिए हैं, कुछ कुछ तरीके दिए हैं, बिकॉज मेरे को आपको 5 साल तक तैयारी नहीं करवानी है। यू आर इन द प्रिपरेशन गेम, यू आर नॉट इन द, मतलब ऐसा गेम नहीं कि आपको यहाँ PhD करने के लिए, आप प्रिपरेशन गेम में, आपको करिकुलम मास्टरी होनी चाहिए। वो टीचर सबसे अच्छा जिसके पास करिकुलम मास्टरी है। मेरे को पूरा इंटायर दुनिया का केमिस्ट्री मुझे नहीं आता, बट मुझे IIT सिलेबस का करिकुलम मास्टरी है। उसका जो करिकुलम है ना, उसका जो सिलेबस है ना, उसमें उसमें जो है ना वो मास्टरी है। उसमें कैसे विद इन द 1 मंथ, है ना, विद इन द मंथ, विद इन द 3 मंथ, विद इन द 8 मंथ, विद इन द 12 मंथ, विद इन द 2 ईयर, कैसे बच्चों को तैयार किया जाए कि उनको पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से वो कर सकें, ठीक है, उस तरीके से। तो वो एक वो चीज लेके डिजाइन करता हूँ मैं अपना लेक्चर, उस तरीके से डिजाइन होता है। सो हम लोग उसी काम के लिए हैं, है ना, है ना, हमारा काम भी वही है, हम उसी के लिए जाने भी जाते हैं, हमारा कोचिंग बिजनेस है वही है, हम लोग वही काम करते हैं, ठीक है। लेक्चर एंड हो चुका है। हाँ, अलग अलग बेसिक पे था क्वेश्चन, करते हैं ना, ठीक है। चलो बच्चों, मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम बचा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, ओके।